स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। आज GOC का नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी भाई हाइपर कॉन्जुगेशन की। हम बात कर रहे थे किसकी? हाइपर कॉन्जुगेशन की, ठीक है ना। तो हम एक बार वापस से मैं देख लेता हूँ कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। शुरू से देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, 2-3 नाम मैंने आपको इसके और बताए थे। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको बोलते हैं, या इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एक तो होता है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन तो क्या होता है? डबल, सिंगल, डबल, यानी पाई, सिग्मा और पाई, ये कॉन्जुगेशन हो गया। या डबल, सिंगल और ये ऑड इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी पाई, सिग्मा और ये ऑड इलेक्ट्रॉन, ये भी कॉन्जुगेशन है, ठीक है। या डबल, सिंगल, पॉजिटिव, है ना, यानी पाई, सिग्मा और ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी कॉन्जुगेशन है। ये तीनों कंडीशन जो है इनको आप क्या बोल सकते हो? इनको कॉन्जुगेशन बोला जा सकता है, ठीक है। ये 3 कंडीशन है जो कॉन्जुगेशन है, तीनों को हम कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं। फिर दूसरा मेरे पास था हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने क्या बताया आपको कि डबल, सिंगल, सिंगल, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन आएगी, यानी कि पाई, सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड, ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। फिर डबल, सिंगल, है ना, और ऑड इलेक्ट्रॉन, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन, यानी सिग्मा, सिग्मा, ऑड इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। या फिर एक और कंडीशन मैंने आपको बताई हुई है, सिग्मा, सिग्मा और ये पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा, सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज, ये 3 कंडीशन जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन की हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई कंडीशन हाइपर कॉन्जुगेशन की नहीं होगी, इन्हीं 3 कंडीशन में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगा, कब नहीं होगा, और किन चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हम कैसे पहचानेंगे कि इस मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा? तो पहली बात तो ये है कि भाई ये 3 चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है वो ये क्या है? ये कोई एल्कीन है, और अगर आपको कभी भी कार्बन पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो दिस इज फ्री रेडिकल, ठीक है। और फिर अगर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, तो ये वाला हो जाएगा कार्बोकेटायन। तो 3 चीज़ें हैं, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन 3 चीज़ों में हो सकता है, या तो एल्कीन में होगा, या फ्री रेडिकल में होगा, या कार्बोकेटायन में होगा। इन तीनों में से किसी भी चीज़ में हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है। क्लियर बात? अब किस में देखने को मिलेगा और किस में देखने को नहीं मिलेगा, तो इसके लिए मैंने कहा कि फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन देयर शुड बी मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन इन कंपाउंड, ठीक है। कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन तो कंपाउंड में होना ही चाहिए। कितने? मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करते हैं, ये लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करना है। क्लियर है बात? अब लास्ट क्लास में वैसे तो मैंने आपको एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे चलता है ये मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा एक चीज़ और, बेंजीन या टोलुइन, ठीक है ना, उसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन चल सकता है, तो वो केस अपन अलग से देख लेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे चलता है ये बता दिया था। मैं एक बार आपको वापस से समझा देता हूँ, वापस से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, ठीक है, कि भाई एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे चलता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि भाई जैसे ये कोई एल्कीन है ना, और आपको ये चेक करना है कि इसमें एक्चुअल में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो अल्फा होता है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ ये वाला क्या होगा? अल्फा। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इसके पास भाई अल्फा हाइड्रोजन है कितने? 3। तो मैंने कहा है कि या तो कंपाउंड एल्कीन, या कंपाउंड फ्री रेडिकल, या कंपाउंड कार्बोकेटायन होना चाहिए, और इसके साथ ही उसमें कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हाइपर कॉन्जुगेशन चलेगा। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे चलेगा? तो आपको ये सोचना है, यूँ सोचो कि भाई ये सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के, इनमें रिपल्शन होगा,
ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वैलेंसी बढ़ जाएगी तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन से H H यहाँ जाएगा H+, ये CH और ये CH2 यहाँ जाएगा नेगेटिव और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ये इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन से फर्स्ट स्ट्रक्चर बनी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये है, ठीक है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है और ये वाला हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अब इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही इधर शिफ्ट होंगे तो अपने पास नेक्स्ट स्टेप में H+ C और ये H, ये H, ये डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये नेगेटिव, ठीक है, ये वाला बनेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पॉजिटिव आगे वाले को अट्रैक्ट करेगा। हो सकता है ये वाला पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर ले, लेकिन ये वाला पॉजिटिव अगर इसको अट्रैक्ट करेगा तो वापस से पीछे वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो है वो इधर आएगा। जैसे ही ये इधर आएगा तो अपने पास नेक्स्ट इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन से स्ट्रक्चर बनेगी H और ये H+ और ये डबल बॉन्ड, ये CH और ये CH2 और ये नेगेटिव चार्ज। ये इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन से स्ट्रक्चर बनी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो है वो वापस से इसको अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर बॉन्ड आएगा, इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला बॉन्ड वापस से इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी पहली वाली जो स्ट्रक्चर है वो अगेन क्या हो गई, रिपीट हो गई। आपको तब तक स्ट्रक्चर्स बनानी होती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी तो अपन यही करते थे कि तब तक स्ट्रक्चर बनानी होती थी जब तक कि वापस से पहले वाली रिपीट ना हो जाए। तो ये इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या बनी, स्ट्रक्चर्स बनी, ठीक है। आपको पूछ ले कि कितनी स्ट्रक्चर्स बनी है, तो भाई 1 2 3 4 कितनी बनी, 4 बनी। आप कहोगे कि सर पांचवी, भाई पहली और पांचवी एग्जैक्ट सेम है ना, दोनों एक जैसी है, एकदम कुछ भी डिफरेंस नहीं है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में तो यहाँ पर याद करो बेंजीन वाले में डबल बॉन्ड की पोजीशन रिंग में अलग थी, इसलिए फर्स्ट और फिफ्थ को दोनों को काउंट कर रहे थे, जबकि यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी अलग नहीं है, तो दोनों में से किसी एक को काउंट करनी है। यानी आपको पूछ ले कि हाइपर कॉन्जुगेशन से कितनी स्ट्रक्चर्स बनेगी, तो देखना जरा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 3 थे। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन से टोटल कितनी स्ट्रक्चर्स बनेगी। तो यहां ध्यान रखना कितनी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, कि भाई जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है उसमें एक ऐड कर दो, उतनी स्ट्रक्चर्स बनेगी, ठीक है। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये इसमें ध्यान रखना इंक्लूडिंग मेन स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या होता है अभी बताएंगे। फिर सेकंड, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एक्सक्लूडिंग मेन स्ट्रक्चर। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा ही देगा कि एक कंपाउंड लिख के देगा और बोलेगा कि इससे कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन से कितनी इसकी स्ट्रक्चर्स बनेगी, ठीक है, और उसमें दो चीज़ें लिख के देगा, एक तो एक्सक्लूडिंग मेन स्ट्रक्चर है ना, और इंक्लूडिंग मेन स्ट्रक्चर। इंक्लूडिंग मेन स्ट्रक्चर को मतलब जो मेन स्ट्रक्चर आपको बना के दी है, जैसे ये वाला कंपाउंड बना के दे दिया और आपको बोला कि भाई इस कंपाउंड की कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन से कितनी स्ट्रक्चर्स बनेगी, इस कंपाउंड की हाइपर कॉन्जुगेशन से कितनी स्ट्रक्चर्स बनेगी, ये आपको बोल दिया। तो इस केस में आपको क्या करना है कि भाई इसकी कितनी स्ट्रक्चर बनेगी। तो दो केस है, एक तो इसको शामिल करते हुए बताना होगा कि भाई इसको खुद को भी काउंट कर लो एक, क्योंकि जब बनाओगे तो इसी की ना, तो सबको काउंट करोगे, तो एक तो इसको खुद को काउंट कर लो। तो खुद को काउंट करोगे तो 1 2 3 4, अच्छा इसको और इसको दोनों में से किसी एक को एक बार में काउंट करना है ना, तो खुद को काउंट करोगे तो 4, तो इंक्लूडिंग मेन स्ट्रक्चर, और अगर इसको काउंट नहीं करोगे तो एक्सक्लूडिंग, तो 1 2 3 कितनी बनेगी, 3 बनेगी, है ना, ये दोनों सेम ही है, तो कंफ्यूज मत हो ना। तो इसको काउंट नहीं करोगे तो 3 बनेगी, यानी जब इंक्लूड करते हैं तब तो एक ऐड करना पड़ेगा, और जब इंक्लूड नहीं करते हैं ना तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेशन से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होती है, बनती है, ठीक है। चाहे वो एल्कीन का केस हो, चाहे वो
फ्री रेडिकल का केस हो, चाहे वो कार्बोकेटाइन का केस हो, या कोई भी कंपाउंड आ जाए, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है इंक्लूडिंग तो अल्फा हाइड्रोजन +1, एक्सक्लूडिंग तो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो भाई ये अपने पास हो गया, ये तो है एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है ना हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में कोई किसी टाइप का कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में किसी टाइप का कोई बॉन्ड नहीं है, और तो इसी बेसिस पर इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम बोलते हैं। क्लियर है? फिर दूसरा जो केस आता है अपने पास कार्बोकेटाइन का, पहले देखते हैं, उसके बाद में फ्री रेडिकल का हम देखेंगे। ठीक है ना? तो देखें जरा हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। देखें हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। एक कोई कार्बोकेटाइन ले लेते हैं, कंडीशन सब में सेम है कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। ठीक है, देखें हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। ठीक है, देखें कि भाई कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन हमें चेक करना है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, भाई ये कार्बोकेटाइन है CH3 CH2 और ये प्लस, कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो क्या होगा? कार्बोकेटाइन होगा। ठीक है ना? तो अब देखना ज़रा इसमें ध्यान से कि पहले तो कंडीशन चेक कर लेते हैं कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके पास कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन, चाहे ये एल्कीन आ जाए, चाहे फ्री रेडिकल आ जाए, चाहे कार्बोकेटाइन हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। बिना अल्फा हाइड्रोजन के हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, है ना? तो ये हो गया। ठीक, अब आपको अगर पूछ लूँ कि भाई इससे कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन से कितने स्ट्रक्चर्स बनेगी, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो अगर इंक्लूडिंग पूछे तो कितनी बन जाएगी? 4, और एक्सक्लूडिंग पूछे तो कितनी बन जाएगी? 3। क्लियर है? तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। तो ध्यान से देखना कि सेकंड वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन आ रही है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज, तो सिग्मा सिग्मा पॉजिटिव, सिंगल सिंगल पॉजिटिव। ठीक है ना? सिंगल सिंगल पॉजिटिव, तो ऐसा आए तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। कैसे होगा? ध्यान से देखें कि ये वाला बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और इस बार यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव में इस बार अट्रैक्शन होगा। जैसे ही अट्रैक्शन होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? कार्बन की तरफ, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए भाई इधर कार्बन की तरफ। जैसे ही कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन आए तो H C H, ये डबल बॉन्ड और ये CH2, और यहाँ पर आएगा भाई H+। देखें, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये पॉजिटिव इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा। ठीक है, हाँ, ये पॉजिटिव इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी खींच सकता है, तो ये वाला बॉन्ड वापस से इधर आ जाएगा, तो ये वाला वापस बन जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन से स्ट्रक्चर बनेगी H C H H, यहाँ पर पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड और ये CH2, ये बनेगा। नेक्स्ट जो है ये वाला जो है ये पॉजिटिव है और ये इधर, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसकी कुछ ऐसी बनेगी H C H H+, ये डबल बॉन्ड और ये CH2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इधर आएगा, तो नेक्स्ट इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन से स्ट्रक्चर H C H H और ये CH2 और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो वापस से पहले वाली क्या हो गई है? रिपीट हो गई है। तो इस तरीके से कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन चलता है। हाइपर कॉन्जुगेशन से फ़र्क क्या पड़ता है इसकी बात अभी हम करेंगे। ठीक है ना, तो ये दूसरा हो गया कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन। थर्ड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन इज इन फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का इसके जैसा ही है, कार्बोकेटाइन के जैसा ही है, सेम टू सेम ही है, तो देख लेते हैं वो भी। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। देखें, जैसे ये फ्री रेडिकल दे दिया CH3 CH2 और ये फ्री रेडिकल, ठीक है ना, ये मैंने कोई फ्री रेडिकल आपको दे दिया। अब इस फ्री रेडिकल में आपको चेक करना भाई कितने स्ट्रक्चर बनेगी। तो इंक्लूडिंग पूछे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, इंक्लूडिंग तो 4,
स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी 4, और एक्सक्लूडिंग पूछे तो कितनी, जितने अल्फा हाइड्रोजन है यानी 3, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन इस पे चलाते हैं। तो एक बात बताएं, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? भैया एक बॉन्ड बनाने के लिए मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो देखना, एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, अब ये ही कंडीशन आ रही है भाई, ये सिग्मा सिग्मा और ये ऑड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सिग्मा सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसमें ये वाली कंडीशन आ रही है। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया, ठीक, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, और एक यहाँ इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे तो H C H, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और H, और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जो है वो यहाँ पर बनेगा। ये वाली कंडीशन आएगी। कैसे? इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों में से एक ने तो बॉन्ड बना लिया और एक जो है वो ऊपर की तरफ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ये बनेगा। क्लियर है बात? फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास H और ये C H H और ये डबल बॉन्ड और ये CH2 और ये ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन से जो स्ट्रक्चर बनेगी H और ये H फ्री रेडिकल और ये डबल बॉन्ड और ये CH2 ये बनेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में वापस अगेन देखो ज़रा, वापस से पहले वाली, एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये दोनों मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसकी जो बनेगी H H CH2 और ये ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो भाई इस तरीके से हमें फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी होती है। इसी को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन और इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में किसी तरीके का कोई बॉन्ड यहाँ नहीं बनता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर बात? इसके अलावा भाई कार्ब एनाइन जो होता है, कार्बोकेटाइन तो क्या होता है, जहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं। कार्ब एनाइन क्या होता है, जहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है उसको कार्ब एनाइन बोलते हैं। तो कार्ब एनाइन में कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए इन्हीं 3 चीज़ को आपको फॉलो करना है, इन्हीं 3 चीज़ में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। चौथा जो है वो है भाई बेंजीन और टोलुइन। तो टोलुइन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे चलता है उसकी बात करते हैं, देखिए ज़रा। देख भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन इन टोलुइन, देखना टोलुइन क्या होता है भाई, इस कंपाउंड को टोलुइन बोलते हैं। बेंजीन, बेंजीन पर क्या जोड़ दो, CH3 जोड़ दो, तो इसको हम टोलुइन बोलेंगे, ठीक है। अब देखें कि कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, 3। कल मैंने काउंट करना बताया था कि बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन जितने भी है, डायरेक्टली जितने भी कार्बन जुड़े हैं वो सारे अल्फा होंगे, और अल्फा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन हो वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना। तो बेंजीन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसमें जब हाइपर कॉन्जुगेशन चलेगा तो कैसे चलेगा, बिल्कुल वही कंडीशन है, पाई सिंगल सिंगल। भाई ये वाली कंडीशन आ रही है, पाई सिंगल सिंगल, यानी पाई सिग्मा सिग्मा। तो ये पाई, ठीक है, डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। फिर इसके बाद ये सिग्मा बॉन्ड आया, फिर इसके बाद ये सिग्मा बॉन्ड आया। तो तरीका एल्कीन के जैसा ही है। क्या होगा कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये वाला बॉन्ड जो है वो सबसे पहले, अच्छा आपको पूछ ले कि इससे कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन से कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से कितनी बनेगी, इसको इंक्लूड करते हुए 4 और एक्सक्लूड करते हुए 3, ठीक है। तो ये वाले सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पाई बॉन्ड को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जैसे ही रिपेल करेंगे तो इस सिग्मा बॉन्ड को यहाँ पर भेज दो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर भेज दो, ठीक है ना। तो इसमें अपने पास कंडीशन ऐसी आ जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये H+,
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है भाई, नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल एक एक हाइड्रोजन करके यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन से कितनी बनेगी, 4 बन जाएगी इसको शामिल करते हुए। लेकिन एक चीज देखना, डबल सिंगल नेगेटिव, अब डबल सिंगल नेगेटिव आ रहा है तो ये तो किसकी कंडीशन आ गई, रेजोनेंस की कंडीशन आ गई। डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, ये सारी कंडीशन किसकी है, रेजोनेंस की है। तो इसमें रेजोनेंस भी चल सकता है। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन वाली स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, अब मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। देखना, डबल सिंगल नेगेटिव, तो अब मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा। और मैंने आपको बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं और अगर कहीं नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर आ जाए तो स्टार्टिंग कहां से करनी है, वहीं नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर से स्टार्टिंग करनी है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसको किधर शिफ्ट करूं भाई, जिधर कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन इस तरफ है तो नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर दो, ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ये वाली बनेगी, यहाँ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये H+, है ना। आप कहोगे कि सर एक एक H+ एक एक बार लगाओ, आप लगा सकते हो, लेकिन वो तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्ट्रक्चर बनेगी। मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस वाले बॉन्ड को, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ये वाली बन जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला यहाँ आएगा तो ये वापस से इधर चला जाएगा। तो नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी। अब देखना जरा कितनी स्ट्रक्चर बनी, टोटल 5, ठीक है। आप कहोगे कि सर अभी तो 4 बताई थी, तो 4 जो बताई थी ना वो तो हाइपर कॉन्जुगेशन से बनने वाली स्ट्रक्चर थी। ये तो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई है इस कंपाउंड की, बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना। मैंने क्यों बना दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना। मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाऊंगा तो देखना, ये बेंजीन है ना, डबल बॉन्ड पूरी रिंग में घूम रहा है तो पूरी रिंग में पार्शियली डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। ये लो जी, पूरी रिंग में पार्शियली डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है जबकि यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ठीक है भाई। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पार्शियली बॉन्ड आएगा, पार्शियली सिंगल बॉन्ड आएगा, क्योंकि एक में बॉन्ड नहीं है, एक में बॉन्ड है। ऐसे ही जब एक एक हाइड्रोजन करके फ्री करोगे ना तो हर जगह पर यहाँ पर क्या आएगा भाई, पार्शियली बॉन्ड आएगा। ये इसकी रेजोनेंस से बनने वाली प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से बनने वाली एक तरीके से दोनों का क्या हो गया, मिक्सचर हो गया है। ये इसकी एक तरीके से रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो भी बनेगा वो है। अब नेगेटिव चार्ज एक तो ऑर्थो पर आ रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है यानी पैरा पर आ रहा है, और अगेन ऑर्थो पर आ रहा है। तो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया। आप चाहो तो हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव लगा सकते हो, ये लो हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया। इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि भाई नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो ऑर्थो पर और एक पैरा पर, ऑर्थो एंड पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन चला भाई, ये दोनों तो हाइपर कॉन्जुगेशन से बनी हुई स्ट्रक्चर ही है, और इसके बाद की सारी जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हाइपर कॉन्जुगेशन जब चला तो नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव चार्ज कहाँ का आया, ऑर्थो और पैरा पर आया। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी रेजोनेंस की तरह ही ऑर्थो और पैरा पर होता है, इक्वल एक्सटेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपर कॉन्जुगेशन जब चला तो ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आया, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी रेजोनेंस की तरह ही ऑर्थो और पैरा पर ही होता है, मेटा पर नहीं होता। ऑर्थो और पैरा पर होगा, इक्वल एक्सटेंट में होगा, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होगा, यानी ऑर्थो और पैरा पर बराबर होगा। क्लियर है बात। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो आई कैन से दैट the effect of hyperconjugation will be only on ortho and para position and in equal extent, and hyperconjugation is distance independent। क्लियर है बात। जैसे रेजोनेंस में होता है बिल्कुल वैसा ही हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये भी दो तरीके का होता है, एक तो प्लस H एक माइनस H, ठीक है। एक तो बताया प्लस I,
एक बताया माइनस आई, एक प्लस एम माइनस एम, ठीक है। अब एक होता है प्लस एच माइनस एच। प्लस वाले जितने भी है, प्लस वाले जितने भी है वो सारे कैसा इफेक्ट रखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट रखेंगे। तो प्लस वाले जितने भी है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट रखते हैं। माइनस वाले जितने भी इफेक्ट है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट रखते हैं। तो यहां देखना जरा कि एक तरीके से बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो उस पर चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। और अगर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट है। और इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट है तो इसका मतलब ये एक तरीके से प्लस एच इफेक्ट है, ठीक है। एक तरीके से क्या है भाई, ये प्लस एच इफेक्ट है। क्लियर है बात। तो ये तो है प्लस एच इफेक्ट। एक होता है माइनस एच इफेक्ट, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाएंगे। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में प्लस एच इफेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, माइनस एच इफेक्ट अपने काम का नहीं होता है, इसलिए उसकी बात ही नहीं करेंगे। क्लियर है बात। तो कब होगा, कब होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन होंगे तब होगा, ठीक है। जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसका हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा, वहां हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा होगा। दोबारा सुन लो, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस एच का कोई ऑर्डर नहीं ध्यान रखना है, प्लस आई का ऑर्डर लिखवाया हुआ है, माइनस आई का ऑर्डर लिखवाया हुआ है, प्लस एम माइनस एम, ये सारे ऑर्डर मैंने बताए हुए हैं। लेकिन प्लस एच माइनस एच का कोई ऑर्डर आपको ध्यान में नहीं रखना है। प्लस एच में सिंपल सा फंडा है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। बता देता हूँ, देखना जरा कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के। तो भाई जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा ना, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज़्यादा होगा। समझ गए बात को। तो भाई ये है अपने पास प्लस एच इफेक्ट। कहाँ कहाँ होगा वापस से बता दो, ऑर्थो और पैरा पर होगा। जैसे मीजोमेरिक इफेक्ट केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है, मेटा पर नहीं होता है, वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होता है, मेटा पर नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना वो तीनों पोजीशन पर होगा, ऑर्थो मेटा और पैरा तीनों पोजीशन पर होगा। और ऑर्थो पर सबसे ज़्यादा होगा, फिर मेटा पर, फिर पैरा पर। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है। जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो केवल कहाँ होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन और मीजोमेरिक वो केवल ऑर्थो और पैरा पर होता है, मेटा पर नहीं होता है। और ऑर्थो और पैरा पर इक्वल एक्सटेंट में होता है, जितना ऑर्थो पर होता है उतना ही पैरा पर होता है। मेरी बात समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो भाई ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। प्लस एच इफेक्ट आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे माइनस एच इफेक्ट, वो भी एक देख लेते हैं, है ना। एक ही कंपाउंड का आपको ध्यान में रखना, माइनस एच, या उसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। देखिए रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, माइनस एच। आपको क्वेश्चन ऐसा ही देता है क्योंकि इस कंपाउंड के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी ऑब्जर्व्ड और माइनस एच इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, ऐसा देता है। तो एक ही कंपाउंड का ध्यान में रखना है ना, कि बेंजीन दे दे और बेंजीन पर आपको CCl3 यानी कार्बन, फिर 3 क्लोरीन लगा के दे दे, इसमें माइनस एच इफेक्ट होता है। ये क्या करता है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो भाई यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, और ये कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, और इस क्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और एक एक करके सारे क्लोरीन जो है वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। आप चाहो तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी इसकी बना सकते हो, है ना। ये केवल इसी कंपाउंड में होता है। और आप कहोगे सर इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
बिल्कुल इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन वाला फिनोमिनन देखा जाता है। और क्योंकि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि बेंजीन रिंग पर चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो बेंजीन रिंग पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जा रहे हैं, और अगर विड्रॉ किए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट लग रहा है, और विड्रॉविंग इफेक्ट जितने भी होते हैं वो माइनस वाले होते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव वाले होते हैं, तो माइनस एच इफेक्ट, केवल इसी कंपाउंड का आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भाई 3 इफेक्ट हमने पढ़ लिए। शुरू में मैंने आपको बता दिया था इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो शुरू में मैंने आपको कहा था कि भाई इसमें बेसिकली 4 इफेक्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, तीसरा जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन, और चौथा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मैं अभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात नहीं करूंगा, है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात हम हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में करेंगे। और वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि शुरू के 3 जो है वो परमानेंट होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी होता है ना। अब ये इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब मीनिंग भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं थोड़ा सा, अब हम बात करेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली, इंडक्टिव पढ़ लिया, रेजोनेंस पढ़ लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया, अब क्यों पढ़ लिया, काम में क्या आता है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ काम में लेना है, क्वेश्चन कैसे आएगा, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखना कि भाई काम में क्या आता है, एप्लीकेशंस क्या है इनके, ठीक है ना। ध्यान से इसको मिटा रहा हूँ भाई। देखें, काम में क्या आएगा देखना ज़रा। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ MHI इफेक्ट। M का मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट, H का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, और I का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है बात। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना प्रेफरेंस रूल, प्रेफरेंस, कि भाई अगर कहीं, ध्यान से, कि अगर कहीं कोई कंपाउंड है और उसमें एक से ज़्यादा इफेक्ट एक साथ लग रहे हैं, मान लो किसी कंपाउंड में H इफेक्ट भी लग रहा है, I इफेक्ट भी लग रहा है, ठीक है, या किसी कंपाउंड में M भी लग रहा है, H भी लग रहा है, या किसी कंपाउंड में M और I दोनों लग रहे हैं, है ना। अगर किसी कंपाउंड में एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा इफेक्ट लग जाए, या तीनों, कोई कंपाउंड ऐसा है मान लो जिसमें तीनों इफेक्ट एक साथ अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, हो सकता है, खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो उस केस में सबसे पहले आपको M इफेक्ट को चेक करना है। सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देनी है, M इफेक्ट। अगर M इफेक्ट दोनों कंपाउंड में इक्वल आ रहा है, M इफेक्ट कॉमन आ रहा है, तो फिर इसके बाद में चेक करो H इफेक्ट को। फिर किसको चेक करेंगे, H इफेक्ट को चेक करेंगे, और फिर इसके बाद में हम चेक करेंगे I इफेक्ट को, ठीक है। ये ध्यान में रखना, M, H और I। सबसे पहले M को देखना है। मान लो 2 कंपाउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन अपन पढ़ने वाले हैं, इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन पढ़ेंगे ये मैं एक बार लिख देता हूँ, देखना ज़रा। सबसे पहले पढ़ेंगे भाई डाइपोल मोमेंट, जिसकी बात हमने पहले कर ली है ना, GI में कर ली थी। अब थोड़ा सा उसका और ज़्यादा एडवांस अपन इसमें देखेंगे डाइपोल मोमेंट में। सेकंड जो चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं डाइपोल मोमेंट के बाद में, ठीक है, वो है भाई अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे अपन बॉन्ड लेंथ की, किसकी, बॉन्ड लेंथ। चौथी जो बात करेंगे वो होगी भाई अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। पांचवी बात जो करेंगे वो करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। इसके बाद में हम देखेंगे भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ
कार्ब एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली मोटा मोटी इतने सारे एप्लीकेशन अपन को पढ़ने हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा बीच बीच में छोटे मोटे पॉइंट जो है वो आते रहेंगे, तो उनको भी डिस्कस करते हुए अपन चलेंगे। तो ये सारे जो है जितने भी एप्लीकेशन मैंने आपके सामने लिखे हैं ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतने एप्लीकेशन है एम, एच और आई के, ठीक है। अब एक एक की बात अपन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ क्या है कि भाई इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एम, एच और आई इफेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये जितने भी मैंने आपके सामने बोर्ड पर 9 पॉइंट लिखे हैं, इन नो के नो को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इन तीनों इफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इफेक्ट्स का जो ऑर्डर है वो ध्यान में रखना है, प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर, ठीक है ना। मैं जब भी किसी भी एप्लीकेशन की बात करूँ तो आप वो ऑर्डर जो है वो सामने खोल के बैठें ताकि आपको पता चल जाए। और फिर इसके अलावा ये प्रेफरेंस हो गया एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, आई इफेक्ट। पहले एम को चेक करना है, फिर एच को, फिर आई को। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको जो है वो आई इफेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए देखना ज़रा, हेलोजन जो है ना, हेलोजन एक्स। अब हेलोजन का जो इफेक्ट है, दो इफेक्ट बताएं। एक तो माइनस आई इफेक्ट होता है, देखना ज़रा टेबल माइनस आई वाली, जहाँ पर मैं आपको माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर करवाया था। हेलोजन कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आई। और एक हेलोजन का इफेक्ट जो है वो होता है प्लस एम इफेक्ट, ठीक है, प्लस एम इफेक्ट। एक तो हेलोजन का होता है माइनस आई इफेक्ट, एक हेलोजन का होता है प्लस एम इफेक्ट। इधर कॉन्जुगेटेड सिस्टम और कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़े हुए एटम पर एक ही लोन पेयर है, तो इसका प्लस एम, यानी प्लस एम इफेक्ट भी होगा, माइनस आई भी होगा, ठीक है। तो हेलोजन के केस में आपको क्या करना होता है, इंडक्टिव इफेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना होता है ना। माइनस आई को पहले देखना है, एम को बाद में देखना है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये बिना एग्जाम्पल के शायद ही समझ में आए, तो इसलिए एक बार जो है ये माइंड में बैठा लो, फिर मैं आगे जब बताऊँ कि हाँ वहाँ अपन ने ऐसा किया था तो इनको याद करना, ठीक है ना। एक बार के लिए आप ध्यान में रखें, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। बाकी इसको अप्लाई कैसे करना है ये तो एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ही समझ में आएगा। क्लियर है बात। तो भाई ये हो गया अपने पास, सबसे पहला अपने पास एप्लीकेशन शुरू कर रहा हूँ मैं, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। वही काम करना भाई, आपको डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बतानी है। और डायरेक्शन जो है वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्शन किधर होती है ना। केवल डायरेक्शन बतानी है, डाइपोल मोमेंट होता क्या है वो नहीं बताना है। वैसे तो मैं आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट का मतलब दो चार्ज है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये जो अपने पास रिजल्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। डाइपोल मोमेंटम बोल दो, डाइपोल मोमेंट बोल दो, ठीक है। तो अब डाइपोल मोमेंट जो है उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है, ठीक है, ये जो होता है डाइपोल मोमेंट या डाइपोल, म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ठीक है। तो अब देखना ज़रा, डाइपोल मोमेंट जो है म्यू से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, केवल डायरेक्शन ध्यान में रखनी है। डायरेक्शन किधर से किधर होती है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है उधर ही डायरेक्शन होती है। एग्जाम्पल के लिए भाई एक कंपाउंड है, ठीक है। अब आपको पूछ लिया कि इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन गिवन कंपाउंड, ठीक है। डाउनवर्ड और अपवर्ड, टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द राइट, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना। आपको ये चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं, और ये हम चेक करेंगे कैसे, जो इफेक्ट अब तक हमने पढ़े हैं उन इफेक्ट्स को अप्लाई करके बाद में हम सीखेंगे कि भाई इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन किस तरफ जो है वो जा रहे हैं। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उसी तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। देखना, सबसे पहले क्या करना है, जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके इफेक्ट चेक कर लो। ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके इफेक्ट चेक करते हैं। तो याद करो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़े हुए एटम पर एक लोन पेयर आए तो इफेक्ट कैसा है, प्लस एम। तो इस ग्रुप का इफेक्ट है प्लस एम। प्लस एम इफेक्ट का मतलब ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा। प्लस वालों का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मींस दिस ग्रुप विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
तो ये वाला ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, पहली चीज। अब M चेक कर लिया, M के बाद में I चेक करना है या H चेक करना है, M के बाद में H के बाद में I। तो H इफेक्ट तो कब होता है, जब अल्फा हाइड्रोजन हो, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा पर जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहां देखना जरा, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो H तो इसमें होगा नहीं। I चेक करते हैं, तो याद करो NH2 ग्रुप का इफेक्ट कैसा बताया था, NH2 ग्रुप का इफेक्ट बताया था -I। दो इफेक्ट हो गए, +M इफेक्ट हो गया -I। अब ध्यान से सोचना, कंफ्यूज मत होना भाई यहाँ, है ना, ध्यान से सोचना। +M का मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, और -I, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। तो +M से तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। दोनों में से M और I में से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, M इफेक्टिव होता है। कैसे, यही तो प्रेफरेंस थी, यही तो मैंने आपको बताया था कि M, H और I में से पहले M को, फिर H को, फिर I को, यही इफेक्टिविटी का ऑर्डर होता है या प्रेफरेंस का ऑर्डर होता है। तो M और I में से ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा, M। यानी ये क्या करेगा, यूँ समझो कि M से इलेक्ट्रॉन दिए, M से इलेक्ट्रॉन दिए तो भाई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर आई, नीचे की तरफ आई। म्यू जो है वो किधर आया, नीचे की तरफ आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, बेंजीन रिंग में जा रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड। क्लियर। फिर I से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, अब I से इलेक्ट्रॉन खींचे तो म्यू की डायरेक्शन किधर आई, अपवर्ड आई, ऊपर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो अपनी ओर विड्रॉ करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो म्यू की डायरेक्शन किधर आएगी, ऊपर की तरफ। अब ध्यान से कि भाई M जो है, M मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, या इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली अपनी जगह से क्या हो जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं। बोला था ना, द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस एंड ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट्स आर रेजोनेंस। ठीक है, तो यहां ये वाला जो है वो रेजोनेंस से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहे हैं, जबकि यहां इलेक्ट्रॉन पार्शियली डिस्प्लेस होते हैं। आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन पार्शियली डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा प्रेफरेंस यहां इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा है या विड्रॉ करने की कैपेसिटी ज्यादा, आप खुद बताएं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग टेंडेंसी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है। तो अगर इन दोनों की रिजल्टेंट की बात करें तो म्यू नेट किधर आएगा भाई, फ्रॉम डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आएगा, नीचे की तरफ आएगा। बस इतना सिंपल सा काम करना है कि भाई किस तरफ इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहे हैं, दिस इज डाइपोल मोमेंट। ऐसे काम करना है, समझ गए बात को। जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, अब इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बतानी है। चेक करें, इफेक्ट चेक कर लेते हैं, इसका इफेक्ट कैसा है। CH3 जुड़ा है ना, CH3 जो मैंने कहा है कि जो ग्रुप जुड़ा है, सबसे पहले आपको उसका इफेक्ट चेक करना है। तो CH3 का इफेक्ट कैसा, M इफेक्ट होता है क्या, M इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि M इफेक्ट तो वहाँ होता है जहाँ कॉन्जुगेशन होता है। CH3 में किसी टाइप का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, ये सारी अपने पास कॉन्जुगेशन की कंडीशन होती है। रिंग में जरूर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल रिंग में जरूर चल रहा है, लेकिन कार्बन पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कार्बन कभी भी रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन हो सकता है। तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है कितने, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन आ गया तो इसका मतलब इसका इफेक्ट कैसा है, +H इफेक्ट है। क्लियर है, तो एक तो +H इफेक्ट आया, M नहीं है, +H इफेक्ट। फिर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, तो CH3 का इफेक्ट कैसा होता है, +I। याद करो एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट मैंने बताया था +I। अब +H का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉविंग है, प्लस वाले जितने भी वो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किधर, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इससे म्यू की डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी। +I का मतलब ये भी रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो म्यू की डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी। दोनों का रिजल्टेंट भी किधर रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। तो म्यू नेट जो है वो किधर रहेगा भाई, डाउनवर्ड रहेगा। ठीक है ना, ये काम करना है। क्लियर। एक और एग्जाम्पल से सीख लेते हैं, एक और सीख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल करने हैं, अब अपन को और कोई काम नहीं है अपना, केवल हमें एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, जैसे ये है,
यहाँ Cn लगा दिया। अब Cn में आपको चेक करना है कि इफेक्ट कौन कौन से हैं। आप ये ध्यान रखना, कॉपी खोल के रखिए। आप एक काम करें, क्योंकि अलग अलग जगह अपन ने लिख रखा है, प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर अपन ने अलग जगह लिख रखा है, प्लस एम माइनस एम का ऑर्डर अलग जगह लिख रखा है। इन चारों ऑर्डर को एक ही पेज पर लिख लें, है ना, फिर वो पेज खोल के देखें। अब चेक करो उस पेज में कि भाई Cn जो है उसका कौन कौन सा इफेक्ट बताया था। तो Cn जुड़ा हुआ है, Cn का एक तो मैंने आपको बताया है, M से चेक करो कि M इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो याद करो भाई, देखना जरा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से एक ग्रुप जुड़ा है, एक एटम जुड़ा है, इस पर मल्टीपल बॉन्ड है और नेक्स्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये वाला जो ग्रुप है इसका इफेक्ट -M इफेक्ट आएगा। तो -M है, माइनस आ गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉविंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, क्लियर है। फिर आई इफेक्ट चेक करते हैं। तो आई इफेक्ट में मैंने क्या बताया था, -I इफेक्ट, -I वाले में Cn लगा रखा है, देखना जरा वहां पर मिल जाएगा आपको। तो Cn जो है -M है, -I है। -M से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, किसकी तरफ, टुवर्ड्स इटसेल्फ, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो म्यू की डायरेक्शन किधर हो गई, फ्रॉम अपवर्ड, ठीक है ना, टू अपवर्ड, ऊपर की तरफ म्यू की डायरेक्शन हो गई। फिर इसके बाद में -I का मतलब भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, किधर करेगा, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ये भी ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये भी ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, यानी बोथ ग्रुप्स, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। तो म्यू नेट की डायरेक्शन भी किधर आएगी, म्यू नेट अपवर्ड, ऊपर की तरफ आएगा, क्लियर। तो सिंपल सा काम आपको करना होता है, क्या, केवल म्यू नेट की डायरेक्शन बतानी होती है, ठीक है ना। एक और देखना, अब इस पर थोड़ा सा और एडवांस लेवल की तरफ जाए, मतलब आगे थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ाएं तो देखना और कैसे क्वेश्चन दे सकता है। दो कंपाउंड दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे करके दो कंपाउंड मैंने दे दिए, एक का डाइपोल मोमेंट μ1 है, इसका डाइपोल मोमेंट दे दिया भाई μ1, इसका डाइपोल मोमेंट मैंने आपको दे दिया μ2, और मैंने आपको पूछ लिया कि भाई क्या रिलेशन होगा, कि μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2, μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, बोथ आर इक्वल, ठीक है, अनडिफाइंड, कुछ भी ऐसे करके चार ऑप्शन सेट कर दिए, बोल दिया कि कौन सा रिलेशन सही है। अपन को तो शुरू से अपना काम चेक करना है कि भाई कौन कौन सा इफेक्ट आएगा, ये चेक करना है। तो भाई Cn का इफेक्ट कैसा है, Cn का इफेक्ट हो रहा है, एक तो -M इफेक्ट है, -I इफेक्ट है, यानी μ1 की डायरेक्शन किधर आएगी, अपवर्ड, ये तो μ1 की डायरेक्शन, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड में। अब ध्यान से देखना ज़रा सेकंड में, है ना, ध्यान से, ये Cn, यहाँ ये Cn। भाई मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए, रेजोनेंस है तो ही तो मीजोमेरिक इफेक्ट होगा ना, तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन आ रहा है, ट्रिपल सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन आ रहा है ना, ठीक है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, यहाँ M इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। याद रखिए M इफेक्ट केवल वहीं होगा जहाँ कॉन्जुगेशन होगा, अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो M कभी नहीं होगा, ध्यान से, कॉन्जुगेशन नहीं है M नहीं होगा, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन तो अलग ही है, I कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ चेक करना, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन की कंडीशन आ रही है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, ऐसी कोई कंडीशन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, केवल एक ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ M इफेक्ट तो होने का सवाल ही नहीं है, M इफेक्ट नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, हालांकि ये वाला इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन या तो एल्कीन में होगा या ऑड इलेक्ट्रॉन में होगा या फिर किस में होगा, या तो एल्कीन में या फ्री रेडिकल में या फिर कार्बोकेटाइन में। ना तो ये एल्कीन है, ना तो ये फ्री रेडिकल है, ना ये कार्बोकेटाइन है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। बचा कौन सा, इंडक्टिव, तो Cn का इफेक्ट कौन सा, -I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये μ2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, μ1 की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ, μ2 की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखना ध्यान से,
कि भाई अपन को तो ये कंपेयर करना था दोनों में से ज्यादा कौन है। भाई ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा, एम आई। यहां पर एम और आई दोनों इफेक्ट से खींच रहा है, यहां केवल आई इफेक्ट से खींच रहा है। आप खुद बताएं कि किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट ज्यादा लगेगा। यहां दो दो मिलकर खींच रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, एम इफेक्ट से भी खींचे जा रहे हैं, आई इफेक्ट से भी खींचे जा रहे हैं, यहां केवल आई इफेक्ट से खींचे जा रहे हैं। तो यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट लग रहा है, दो दो इफेक्ट लग रहे हैं, यहां एक इफेक्ट लग रहा है। तो इसका मतलब क्या निकालू भाई कि μ1 विल बी ग्रेटर देन μ2। क्लियर है बात। ऐसे आपको क्या करना है, सोचना है, ठीक है। तो दिस वाज डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कल की क्लास में भी हम इसको और ज़्यादा एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास अगर आपको कहीं पर दिक्कत है, कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछें। कल ही मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन टिक करवाऊंगा, क्योंकि अब थोड़ा सा जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है ना, यहीं से अपने क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। तो इतने दिन मैंने आपको जीएससी से क्वेश्चन टिक नहीं करवाए, कल की क्लास से मैं आपको क्वेश्चन टिक करवाना स्टार्ट करूंगा। क्लियर है बात। बाकी आज वाले में या इससे पहले आपको कोई भी डाउट आए तो वो मेरे को आप व्हाट्सएप करें, आपका डाउट बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से अपन अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।